पंजाब के कौमी इंसाफ मोर्चा ने आज दिल्ली कॉल की है, जिसके चलते आज जो है शंभू बॉर्डर से आने वाले सभी रास्ते बंद हैं। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम अंबाला के उस डाइवर्जन पर खड़े हैं जो एक पंजाब की तरफ जाता है तो दूसरा चंडीगढ़ की तरफ जाता है। आपको बता दें कि बीती रात ही जो है पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि दिल्ली से जो पंजाब जाने वाले हैं उनको अब शंभू के रास्ते नहीं जाना पड़ेगा। शंभू का रास्ता दिल्ली से पंजाब की तरफ और पंजाब से दिल्ली की तरफ दोनों तरफ जो है बंद कर दिया गया है। आपको बता दें सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने जो है एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद आपको बता दें कि कहीं ना कहीं रूट जो है डाइवर्ट किए हैं। हालांकि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है लोगों को समझाती नजर आ रही है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, नाकाबंदी है। हम शंभू बॉर्डर से 4 किलोमीटर पीछे खड़े हैं। ये अंबाला का एक बॉर्डर है, डाइवर्जन है, जहां पर पंजाब जाने के लिए और चंडीगढ़ जाने के लिए गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाता है। तो ऐसे में सभी रास्ते बंद है। आपको बता दें कि जो दिल्ली से आ रहे हैं वो वाया NH 152D के माध्यम से और बलदेव नगर की साइड से जो राजपुरा माध्यम से है वहां से आ सकते हैं। तो पूरी तरह से पुलिस जो है सुबह 5 बजे से लगी हुई है और कहीं ना कहीं डाइवर्जन जो किए गए हैं। अब आगे पुलिस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और कितने दिन के लिए या कितने समय के लिए ये रूट डाइवर्ट रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए राघव की रिपोर्ट। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर के देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का। दरअसल मनोहर लाल आज फरीदाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर के 300 साल दिवस जो है शहीदी दिवस पर जो है वो फरीदाबाद के कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस मौके पर मनोहर लाल ने सख्त लहजे में ये कहा कि जिस तरीके से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी गतिविधियों के लिए केंद्र बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसका पर्दाफाश जो है वो हरियाणा की तमाम एजेंसी और केंद्र की एजेंसी ने जो खुलासा किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो इन आतंकवादियों का पर्दाफाश हुआ है और जो भी लोग इस पूरे मामले में, इस पूरे स्कैंडल में जो है वो कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे, उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लाल किले पर हुए हादसे में कई लोगों की जो जान गई है, उनके परिवार के लिए भी सांत्वना जो है वो व्यक्त करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि जिन लोगों के इस हादसे में जो है वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो मरे हैं उनके लिए अगर बात करें, उनके परिवार को जो है उन परिवार के लिए जो है वो सांत्वना है, परंतु साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस देश की संपत्ति और इस देश के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि बिहार के अंदर बहुत जल्द ही यानी कि शाम होते होते एनडीए की सरकार वहां पर बनने वाली है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लोग भाजपा सरकार के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उसका जवाब हरियाणा वासियों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाकर दिया है। पर ऐसे में बिहार में फिलहाल जो है वो आज गिनती है, तो शाम तक जो है वो बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार बनेगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। 400 के पार देखने को मिलता नजर आ रहा है, जिसके चलते ग्रैब 3 दिल्ली NCR में लागू किया गया। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सड़क पर वाहन है वो जो है लगातार दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रैब 3 है उसके कारण कुछ जो प्रतिबंध है वो वाहनों पर भी लगे हैं। BS3 और BS4 जो पेट्रोल डीजल हल्के वाहन है उनको चलाने की जो अनुमति है वो नहीं होगी। ये ग्रैब 3 के तहत होता है। इसके अलावा ग्रैब 3 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक लग जाती है, रोड बनाने और मरम्मत करने जैसे कार्य रुक जाते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के कक्षा 5 तक के, उनको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी ऑनलाइन शिक्षा जो है वो क्लासेस के जरिए जो है ले पाएंगे, ये जो है होता है। इसके अलावा स्टोन क्रशर ऑपरेशन जो है बंद होता है, खुदाई और उससे जुड़ी गतिविधियां भी बंद कर दी जाती है, धूल और धुएं से जुड़े हुए कार्य जो है बंद कर दिए जाते हैं। तो फिलहाल दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति इसी प्रकार से बनी हुई नजर आ रही है। सरकारें जरूर काम करती हुई नजर आती हैं, चाहे वो वाटर स्प्रिंकल की बात की जाए फिर अन्य चीजों की बात की जाए, लेकिन वो काम जो है नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और हर साल की भांति ही दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो बेहद खराब, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 के पास पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। जिन शहर में ग्रेफ 3 के लागू होते ही
जिला उपायुक्त डॉक्टर इमरान जान ने जो 5वीं तक के जो स्कूल है सरकारी और प्राइवेट उनको बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि ये कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से स्कूल का जो होमवर्क है वो करा सकते हैं, और ये इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि जिन शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के पार पहुंच गया था और पूरे देश में सबसे प्रदूषित शहरों में जिन शहर का नाम था, और ऐसे में जो ग्रेड 3 है उसको लगाना भी एक मजबूरी था। हालांकि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने पूरे गांव में जाकर एक मुहिम चलाई हुई है कि जो किसान है वो पराली के जो अवशेष है उसको ना जलाए। इसको लेकर अपनी टीमें भी गठित की गई हैं। एसडीएम से लेकर जो सीटीएम अधिकारी हैं वो तमाम बड़े बड़े अधिकारी इस टीम में मौजूद हैं और वो सभी ग्राउंड पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं पर भी अगर पराली जलाई हुई मिलती है तो अधिकारी खुद उसको आग को बुझाने का काम करे। तो वहीं दूसरी तरफ है क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा पहुंचने के कारण जो जिले के सरकारी अस्पताल है वहां पर भी जो मरीजों की संख्या है वो ज्यादा बढ़ने लगी है, और ऐसे में जिला प्रशासन ने आमजन के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जरूर भी घरों से बाहर निकले, अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए, पानी की जो बोतल है वो अपने हाथ में जरूर रखे, और जहां तक हो सके सुबह के समय जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा पीक पर होता है तो ऐसे में जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनको जहां तक हो सके अपने घरों के अंदर रखें, क्योंकि जो हवा की जो बेहद गुणवत्ता खराब होने के कारण जिसका ज्यादा असर है वो जो छोटे बच्चे और बूढ़े जो लोग हैं उनके फेफड़ों पर ज्यादा दिखाई देता है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने भी आमजनी के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब दूसरी तरफ जो स्कूल बंद किए गए हैं उनके बारे में जो डॉक्टर इमरान जान उनका ये भी कहना है कि अगर कोई भी स्कूलों को खोलने का काम करता है, जो कानून है उसको तोड़ने का काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बिजली विभाग यमुनानगर नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुनानगर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग का 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा बकाया है, जिस संबंध में विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने बताया कि पिछले दिनों बिजली मंत्री द्वारा एक सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिसमें बिजली रिकवरी के मामले में यमुनानगर जिला नंबर 1 पर रहा है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर के नगर निगम, पंचायत विभाग और अन्य सरकारी विभागों में 15 करोड़ रुपए की रिकवरी बाकी है, जिस पर विभागों को नोटिस भी भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नोटिसों के एवज में अगर किसी तरह का जवाब नहीं दिया जाता तो उनके बिजली के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुनानगर में अब कोई भी पावर कट नहीं लग रहा है। जो पावर कट लग रहा है वो कहीं ना कहीं अगर किसी तरह की कोई लाइन में सर्विस करनी है या किसी तरह की कोई ब्रेक डाउन होती है तो उसी टाइम ही पावर कट जो है लगाया जाता है, और पावर कट के दौरान उपभोक्ताओं को भी इसकी सूचना मोबाइल और एसएमएस के माध्यम से दी जा रही है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने लोगों को भी आगाह किया है कि वह अपने बिजली के बिलों को समय पर भुगतान करें और किसी भी तरह की पेनल्टी से वह बच सकते हैं। रोहतक जिले के आईएमटी क्षेत्र के अंतर्गत कल देर रात पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश भागते समय घायल हो गए। तीनों बदमाशों को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया है। रोहतक के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बोरिया ने बताया कि 7 नवंबर को रोहतक जिले के बलियाना गांव में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी के चलते 2 बदमाशों को पुलिस ने उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 3 बदमाश इस मामले में फरार चल रहे थे। तीनों बदमाशों को कल देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उन्होंने बताया कि तीनों बदमाश किसी व्यक्ति की हत्या करने की साजिश रच रहे थे और फिराक में घूम रहे थे। उसी के चलते पुलिस को गुप्त सूचना मिली और सीआईए टीम को गठित किया गया और सीआईए टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार करने की बात की गई तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मारी है, जिसके बाद 2 बदमाश भागते हुए घायल हो गए। तीनों बदमाशों को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीनों बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड है और तीनों बदमाशों से रिवॉल्वर, 3 जिंदा राउंड व 3 खाली राउंड बरामद कर लिए हैं। वह एक स्कूटी भी बरामद की है जो प्रयोग में की गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि तीनों बदमाशों से और भी पूछताछ की जा रही है ताकि और भी वारदातों का खुलासा किया जा सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। पानीपत में महिला की डिलीवरी के बाद हुई जच्चा व बच्चा की मौत। बता दें कि दोनों को पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
जहां पर बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची की मौत की खबर सुनने के बाद महिला की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ ही देर बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं कि महिला का सही से इलाज नहीं करवाया। फिलहाल मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं बता दें कि पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।